मॉर्निंग स्टार्ट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था, डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा था, फिर डायमेंशन पढ़ा था, फिर यूनिट्स पढ़ा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, कितने टाइप का आपका सिस्टम है। एक था हमारा एफपीएच सिस्टम, एक था हमारा सीजीएस सिस्टम, एक था हमारा एमकेएस सिस्टम, और उसके बाद एक जो फाइनली जो था वो हमारा एसआई सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूले पढ़े थे। तो आज हम लोग उन्हीं डायमेंशनल फार्मूले पे बेस्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, उन एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? एमकेएस का। ठीक है, एमकेएस सिस्टम का, या फिर हम एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको सीजीएस सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पे है कि अगर कोई भी हमको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो वो हमारा एप्लीकेशन नंबर 2 है। ठीक है, और थर्ड हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो वो इक्वेशन हमारा कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट, conversion of unit one system to another system. Second, to derive the formula. और third, to check the correctness of the equation. ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। This conversion is based on product of numerical value and its corresponding unit is constant। मतलब ये जो कन्वर्जन है ये किस चीज पे बेस्ड है कि मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसका यूनिट होगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सीजीएस हो या फिर एमकेएस हो, किसी भी सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी का उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई सिस्टम है, सपोज ये पहला सिस्टम जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? N1 और उसका यूनिट कितना है? U1। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। कोई दूसरा सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम, जिसमें उसी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? N2 और यूनिट कितना है? U2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ से आ जाएगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्लियर? हाँ, तो इसमें देखो, हमने एज्यूम किया, सपोज दैट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A in mass, B in length and C is time। मतलब डायमेंशन क्या था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती थी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर थी उसी को हम लोग डायमेंशन एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, डायमेंशन यही था। तो यहाँ पे हमने एज्यूम जो किया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास का डायमेंशन कितना है? A, लेंथ का डायमेंशन कितना है? B, और टाइम का डायमेंशन कितना है? C। ठीक है, और जो फंडामेंटल यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें कौन कौन से टर्म है? M, L एंड T। 3 टर्म है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में जो उसका यूनिट है M1 है, L1 है, T1 है, और सेकेंड सिस्टम में जो उसका यूनिट है M2 है, L2 है एंड T2 है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट कितना हो जाएगा? U1 इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट सिस्टम में M1 और मास की पावर क्या होगा? A, क्योंकि मास का हमने डायमेंशन कितना एज्यूम किया है? A। नेक्स्ट L1 और लेंथ का डायमेंशन कितना है?
पावर b एंड t1 और टाइम डायमेंशन कितना है c, तो t1 की पावर c। तो ये यूनिट हो गया फर्स्ट सिस्टम में। सेकेंड सिस्टम में क्या हो जाएगा? सेकेंड सिस्टम में देखो यूनिट u2 इज इक्वल टू, जैसे सेकेंड सिस्टम में मास कितना m2 डायमेंशन a, लेंथ l2 डायमेंशन b एंड टाइम t2 डायमेंशन c। फर्स्ट सिस्टम में एज्यूम कर रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है n1, और सेकेंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है n2। हमने एज्यूम किया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फर्स्ट सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n1, सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n2। ठीक है, तो अब आगे देखो। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट n1 u1, प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंड सिस्टम में n2 इंटू u2 इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 u2। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो u1 u2 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो n1 ये हो जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। तो यहाँ से चाहो तो n1 निकाल सकते हो या फिर n2 निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये एक सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में। तो ये चीजें हो सकता है आपको उतना समझ में ना आया हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, नहीं आता है किसी को। तो अभी जब हम न्यूमेरिकल इसका एक बताने जा रहे हैं, तो इसके बाद ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल हम ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज वेलोसिटी इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन MKS सिस्टम, कन्वर्ट इन CGS सिस्टम। जब एक वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड दिया है किस सिस्टम में? MKS सिस्टम में। ये सिस्टम यहाँ पे हमने लिख दिया है, जरूरी नहीं क्वेश्चन में बोले, आपको पता होना चाहिए मीटर किस सिस्टम में मेजरमेंट किया जाता है, MKS सिस्टम में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए ये MKS सिस्टम है या फिर SI सिस्टम, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी MKS सिस्टम में क्या है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है? CGS सिस्टम में, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे कितने सिस्टम हो गए? दो सिस्टम हो गए, पहला सिस्टम MKS, दूसरा सिस्टम CGS, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम, और फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई यहाँ पे? वेलोसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया? 30, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। तो वेलोसिटी, सबसे पहले हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? m की पावर 0 l t की पावर -1, ठीक है। ये था इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने पहले भी बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो जीरो वाला पावर है इसको नहीं लिखने से भी काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ l t की पावर -1। तो अब देखो यहाँ पे दो सिस्टम एज्यूम करेंगे। फर्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम? MKS, ठीक है। सेकेंड सिस्टम ये किसमें कन्वर्ट करना है? CGS सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये सेकेंड सिस्टम हो गया। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना गिवन है? 30। सेकेंड सिस्टम में
न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। अब आ जाता है डायमेंशनल फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम में हमने एज्यूम किया L1 T1 की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे L1 किसमें होगा, मीटर में क्योंकि लेंथ है, और T1 किसमें होगा, सेकंड में, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम। उसके बाद U2 इक्वल टू L2 एंड T2 की पावर -1। यहाँ पे L1 T1 माना MKS सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या माना हमने, L2 T2। तो यहाँ पे L2 अगर लेंथ किसमें होगा, सेंटीमीटर में, और T2 किसमें होगा, सेकंड में। क्लियर। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 U1 का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। सेकेंड सिस्टम में भी N2 U2 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, हमको क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N1 U1 अपॉन U2 को इधर डिवाइड कर दिया हमने क्योंकि हमको N2 कैलकुलेट करना है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 अपॉन U2। तो U1 का वैल्यू क्या था, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देखो इस टाइम N2 इज इक्वल टू N1 U1 का वैल्यू था L1 T1 की पावर -1 और U2 का वैल्यू था L2 T2 की पावर -1। तो N2 इज इक्वल टू N1, L1 वाले को एक ब्रैकेट में लिखेंगे L1 बाई L2, T1 वाले को एक ब्रैकेट में लिखेंगे T1 बाई T2 की होल पावर -1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो L1 का वैल्यू कितना था, 30। L1 किसमें था हमारा, मीटर में। L2 हमारा किसमें था, सेंटीमीटर में। T1 हमारा किसमें था, सेकंड में। T2 भी किसमें था, सेकंड में, पावर -1। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू कितना होता है 1। तो ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 1 बचा क्या, N2 इज इक्वल टू 30 मीटर बाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है, तो यूनिट को हटाना है यहाँ से। तो यूनिट को हटाने के लिए हमें या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाएगा। तो देखो N2 इज इक्वल टू 30, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया, 30 इंटू 100 इज 3000। तो ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इस सिस्टम में, CBS सिस्टम में। तो आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3000, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब यूनिट, तो देखो MKS सिस्टम में वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, ये किस सिस्टम में था, MKS सिस्टम में। अब 3000 किस सिस्टम में है, CGS सिस्टम में। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में देखो यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड हमारा सेकंड ही रहेगा क्योंकि टाइम यहाँ पर भी सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 न्यूटन इन MKS सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू गिवन है 100 न्यूटन इस सिस्टम
एमटीएस सिस्टम में, और हमको फाइंड करना है फोर्स का वैल्यू किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या था, MLT की पावर -2। अब यहाँ पे दो सिस्टम बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, MTS। ये होगा हमारा सेकंड सिस्टम, जो कौन सा होगा, CGS। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना गिवन है, 100। सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M1, ये M1 ले लो, L1 T1 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे M1 किसमें होगा, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, MTS सिस्टम। तो M1 मतलब मास, तो किसमें होगा, किलोग्राम में, लेंथ मीटर में होगा, और टाइम किसमें होगा, सेकेंड में होगा। सेकेंड सिस्टम में U2 इक्वल टू हो जाएगा M2 L2 T2 की पावर -2। यहाँ पे मास M2 किसमें होगा, ग्राम में, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम। L2 किसमें होगा, सेंटीमीटर में, और टाइम T2 किसमें होगा, सेकेंड में। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम हो गए। तो फार्मूला यूज करेंगे हम। फार्मूला क्या था, N1 Q1 इक्वल टू N2 Q2। तो N2 इज इक्वल टू N1 Q1 बाई Q2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो N1 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1, वैल्यू कितना है, 100। Q1 से हो जाएगा M1 L1 T1 की पावर -2, हो जाएगा M2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, तो N2 इक्वल टू 100। अब इसको सेम वैसे ही करेंगे, M1 बाई M2, L1 बाई L2 एंड T1 बाई T2 की होल पावर -2। तो N2 इज इक्वल टू 100 M1 हमारा किसमें था, किलोग्राम, ये किसमें था, ग्राम। L2 हमारा किसमें था, मीटर, और L2 किसमें था, सेंटीमीटर। और टाइम ये हमारा सेकंड, और ये भी किसमें था, सेकंड की पावर -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे बचा गया N2 इज इक्वल टू 100 किलोग्राम बाई ग्राम, मीटर बाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट को हम लोग कट करना है, तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो N2 इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम बाई ग्राम। मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचा। तो N2 इज इक्वल टू 100, ये देखो 1000, मतलब 1 के साथ कितने जीरो है, 3। यहाँ पे 1 के साथ कितने जीरो, 2, तो 3, और ये 2, 5, तो 10 टू द पावर 5। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो फोर्स का आंसर क्या हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर 5। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब यूनिट भी हमको किस सिस्टम में लिखना होगा, CGS सिस्टम में, क्योंकि न्यूटन जो है वो यूनिट किस सिस्टम में है, MTS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है टाइम, क्या होता है, टाइम। ये चीज याद रखना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कुछ डाउट पूछे थे हमको लॉगरिथमिक से रिलेटेड और ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। तो देखो, वैसे बाइनोमियल थ्योरम और लॉगरिथमिक इतना ज्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में, इसीलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया था।
फिर भी जिन लोगों को डाउट है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, तो जैसे सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है। तो इस चीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, तो फार्मूला जो आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एज सो ऑन, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो देखो, अगर हमारा जो x है अगर बहुत ही लेस है इन कंपैरिजन टू 1, सिंपल चीज, अगर x जो है वो 1 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में ये जो हायर पावर ऑफ x है, ठीक है, उस केस में जो हायर पावर ऑफ x जो है वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। हायर पावर ऑफ x इज निग्लेक्टेड। कब होगा, जब x का वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो। तो अगर हायर पावर कौन कौन से, x की पावर 2, x की पावर 3, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब x का वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तब हम 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो उस केस में हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। मतलब x का वैल्यू अगर 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 36 हो सकता है, तो उस केस में हम पूरा फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब x का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1, ठीक है। अब n का वैल्यू या फिर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। n का वैल्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, मतलब +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो किसी भी इंटीजर के लिए n का वैल्यू आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये 2 के साथ ये फैक्टोरियल का साइन होता है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे सपोज 1 फैक्टोरियल निकालना है जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल निकालना है तो एक एक कम करते जाओ, तो 2 इंटू 1 वैल्यू कितना हो गया, 2। 3 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। इसी तरह हम 4 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक एक कम करते जाएंगे, प्रोडक्ट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 24। तो अगर मान लो n फैक्टोरियल, कोई भी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n फैक्टोरियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एस सो ऑन, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो अब इस पे प्लीज अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एग्जांपल हमने लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ √36, ठीक है, √37, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √37। तो देखो इस चीज को √37 को हम क्या लिख सकते हैं, √37 को हम लिख सकते हैं 37 पावर 1/2, रूट को हमने बताया था 1/2 लिख सकते हैं। तो 37 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 36 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का फॉर्म बनाए, तो या तो इसको पूरा एक्सप्लेन करें तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा।
इसका एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे 36 को कॉमन ले लें तो 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 36 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/36, यहाँ पे क्या बचा 1 की होल पावर 1/2। हमने कह दिया यहाँ पे 36 को कॉमन लिया तो 36 यहाँ से गया 1 बचा, यहाँ पे 36 नहीं था तो डिवीजन कर दिया और इसकी होल पावर क्या है 1/2। तो देखो अगर 36 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यही बन जाएगा, ठीक है 36 इसमें मल्टीप्लाई हो 36 कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस इंटू 36 ये आ गया। तो अब इस चीज को देखो हम दो चीजें हैं यहाँ पे 36 एक ब्रैकेट ये, इसको लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2 और इसको 1 को पहले लिख रहे हैं 1 प्लस 36 की पावर 1/2, ठीक है। अब 36 का रूट ये चीज तो हो गया हमारा रूट 36 और इधर ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 1/36 की पावर 1/2। तो 36 का तो रूट कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो 1/36 है, 1/36 इज वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू 1। तो उस केस में अगर x हमारा क्या है लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाता था 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एन का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू एक्स 1/36, ठीक है। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6/2 इंटू 36 6 से कैंसिल हुआ कितना हो गया 6, तो 6 प्लस 1/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने बताया, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों को लॉगरिथमिक में प्रॉब्लम था कि लॉग वाले फंक्शन क्या है। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हाँ एक क्वेश्चन और था, ये स्टूडेंट ने पूछा था कि g इज इक्वल टू g डैश r स्क्वायर अपॉन h प्लस r होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना था। प्रूफ दैट g इज इक्वल टू g डैश 1 माइनस 2h/r, ये प्रूफ करना था, ठीक है। असाइनमेंट में क्वेश्चन था एक, तो देखो इस क्वेश्चन में तो देखो इसको हम यहाँ पे r जो है वो वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू क्या है h, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देखो इस चीज को हम कैसे लिख रहे हैं सोल्यूशन इसका g डैश इंटू आर स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर हम सेम चीज करेंगे r को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा h/r होल पावर 2, क्लियर। अगर r को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो यही चीज बन जाएगा, ये r इंटू 1 r आ जाएगा, r इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं तो दोनों की पावर हो जाएगी। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं g इज इक्वल टू g डैश r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो g इज इक्वल टू g डैश, अब ये जो पूरा ब्रैकेट इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस h अपॉन r की पावर कितना हो गया -2, ये पावर इधर आ गया ऊपर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो h अपॉन r, r हमारा बड़ा है इन कंपेरिजन टू h, इसका मतलब अगर हम r को इधर डिवाइड कर दें तो देखो 1 इज ग्रेटर देन h/r, इसका मतलब h/r जो है वो बहुत ही छोटा है इन कंपेरिजन टू 1। तो अगर बहुत ही छोटा है तो उस केस में जो -2 है वो किधर आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो g इज इक्वल टू g डैश 1 माइनस 2h/r, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्योंकि अगर x का वैल्यू छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस nx, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है तो वो -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बायनोमियल थ्योरम उसका एग्जाम्पल
इसके बाद लॉगरिथमिक, तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, जैसे सपोज e की पावर x इज इक्वल टू m गिवन है, तो x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक ऑफ m टू द बेस 8, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, रिटर्न एज x इज इक्वल टू लॉग m बेस 8। तो ये इसको याद रखना है आपको कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, x इज इक्वल टू लॉग m बेस 8, ठीक है। तो फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज नहीं होगा इस लॉगरिथमिक फंक्शन का, इसलिए हम इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। लॉग का वैल्यू हर बुक के पीछे में दिया होता है, लॉग टेबल, वहां से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले बता रहे हैं, बस कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो वो फार्मूले क्या हैं, हमने पहले भी बताया था आपको कि जैसे लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई, तो इक्वल टू ये हमारा हो जाता है लॉग ए बी बेस ई, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला लॉग ए बेस ई माइनस लॉग बी बेस ई इक्वल टू मिल जाएगा लॉग ए बाई बी बेस ई, ठीक है। तो ये एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का, तो ये फॉर्मूला है। तो थर्ड फॉर्मूला, तो जैसे लॉग ए की पावर बी बेस ई गिवन है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगा बी लॉग ए बेस ई। तो ये बेसिकली तीन फार्मूले हैं जो फिजिक्स में कहीं कहीं पे कभी कभी पे यूज होंगे, तो इन फार्मूलों को आप याद रखो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करना चाहते हो ये सारी चीजें आप छोड़ भी सकते हो, फिजिक्स में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको बेसिकली वो लोग मैथ वाले सर आपको अच्छे से इसको डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में इस चीज का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर ये जो एप्लीकेशन हमने कराया है डायमेंशन फार्मूला का, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, देख के ही नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई नहीं बना पाता तो बताना, हम उसको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और इसके असाइनमेंट आपको